नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस के पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, जो एग्जाम में किसी न किसी टेट में आया है, चाहे वो यूपी टेट हो, राजस्थान टेट हो, किसी भी टेट में आए हों, और या एमपी टेट हो या कोई भी किसी भी राजस्थान से हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जनरली हम ऑब्जेक्टिव तो पढ़ेंगे ही, ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद में एक क्वेश्चन से हम 4-5 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। पहले चैप्टर्स की पूरी वीडियो है, ध्यान से आप इस वीडियो को देखें। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। तो घास प्रदेश नहीं है, तो इसका आंसर है कंपास। कंपास एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। अब कंपास शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं तो कैसा है ये है उष्णकटिबंधीय। तो आप याद रखिए कि शीतोष्ण घास प्रदेश कौन कौन से हैं। ये पहला ऑप्शन दिया हुआ, देखिए आप ध्यान से। इसमें सबसे पहले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं, तो आप याद रखिए सवाना है जो पूर्वी अफ्रीका में है। दूसरा कंपास है जो ब्राजील में है। तीसरा लानोस है जो वेनेजुएला में है। ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या क्या है, एक पंपास में है, पंपास है जो अर्जेंटीना में है। एक प्रेअरी है जो उत्तरी अमेरिका में है। एक वेल्ड है जो दक्षिण अफ्रीका में है। एक स्टेपी है जो मध्य एशिया में है। और एक डाउन्स है जो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो आप ध्यान रखिए, जब भी पहला क्वेश्चन आ जाए कि शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, इसका मतलब उष्णकटिबंधीय पूछ रहा है, तो उष्णकटिबंध में कंपास आ गया। आप तीन नाम याद रखिए, सवाना, कंपास और लानोस। सवाना, कंपास और लानोस कहाँ पर है, ये कंपास और लानोस शीतोष्ण वो सॉरी उष्णकटिबंधित घास मैदान है। याद रखिए, सवाना, कंपास और लानोस उष्ण कटिबंधित घास मैदान है। थोड़ा सा और जानेंगे घास के मैदान के बारे में। घास के मैदान के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय की बात करें तो लानोस, कंपास और सवाना तो आपने तीन पढ़ी लिए। दो और है सेल्वास और पार्कलैंड। लानोस जो है वो कोलंबिया और वेनेजुला में है। कंपास जो है वो ब्राजील में है। सवाना जो है वो पूर्वी अफ्रीका में है। और सेल्वास जो है वो अमेजन बेसिन में है। और पार्कलैंड जो है अफ्रीका में है। तो याद रखिए, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान लानोस, कंपास, सवाना, सेल्वास और पार्कलैंड। ठीक है, अगला है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पर है, सर्दियां टाइप का मौसम रहता है। पंपास जो अर्जेंटीना में है। स्टेपी जो मध्य एशिया यूक्रेन में है। वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका कनाडा में है। पुस्टाच हंगरी में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 घास स्तन कहाँ पाए जाते हैं, तो 16 घास स्तन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। याद रखिए, यूपी टेट में ये आया है, प्राइमरी लेवल में 2018 में आया हुआ है। 16 घास पश्चिमी घाट में पाया जाता है, आप विशेष इसको ध्यान रखें। क्या है इसके बारे में, 16 घाट पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। 16 घास स्तन स्थल वनों का उष्णकटिबंधीय मॉन्टन जंगलों के रूप में माना जाता है। इस तरह के घास के मैदान नीलगिरी, कन्याकुमारी, पश्चिमी घाट के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। थोड़ा सा और पढ़ेंगे भारत के घास के मैदान के ऊपर। क्या है, सोनबर्ग और गुलबर्ग जम्मू कश्मीर में ये घास के मैदान है। वोग्याल जो है उत्तराखंड में है। उर्मिल जो है वो कर्नाटक में है। 16 जो है वो महाराष्ट्र में है, जो पश्चिमी घाट में है। जिसमें आया था 16 घास का मैदान कहाँ पर है, महाराष्ट्र पश्चिमी घाट में है। 16 आया, कल बन्नी घास भी आ सकता है जो कच्छ का रण में है, गुजरात में। खज्जर चंबा, चंपा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तीसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रभाव के संबंध में सही है। तो सही है, सबसे पहले उत्पादक होता है, सी नंबर है। यानी कि पेड़ पौधे और कवक वगैरह जो होते हैं उत्पादक। उसके बाद ये कौन खाता है, उपभोक्ता, मतलब हम मानव और जो जीव है वो खाते हैं। और उपभोक्ता के बाद उनका क्या हो जाता है, आपस में वो अवघटक हो जाता है, यानी कि सड़कें गल जाते हैं। सी नंबर में क्या कह रहा है, थोड़ा पढ़ते हैं उसके बारे में। पारिस्थितिक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रभाव के संबंध में सही क्रम क्या है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन। उत्पादक तथा उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा की मात्रा निरंतर कम हो रही है। यह वृक्षों तथा कुछ जीव जंतुओं की कम होती संख्या के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है।
अजैविक घटक नहीं, अजैविक मतलब मरे हुए, मतलब जो जीवित ना हो, तो कवक तो जैविक घटक है। बाकी प्रोटीन, मृदा और फॉस्फोरस कैसे हैं, अजैविक घटक है, तो उसका आंसर होगा कवक। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, क्या बोलना चाह रहा है इसमें कि कवक जैव मंडल का अजैविक घटक है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है जो प्राय उत्पादक, जिसे प्रोड्यूसर बोलते हैं, तथा उपभोक्ता, कंज्यूमर की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों तथा द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं। उदाहरण जैसे मृदा है, हवा है, जल है, कार्बनिक पदार्थ है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, और अकार्बनिक पदार्थ में नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर आता है। यानी कि कवक ऐसे हैं कि मान लीजिए रास्ते में कोई कुत्ता या बंदर आपको मरा हुआ मिल जाए, तो वो सड़कर गल जाता है। तो सड़कर कैसे गल रहा है कि उसके अंदर से ही ऑटोमेटिक कीड़े हो जाते हैं और कीड़े ही उसके मांस को खा जाते हैं एज ए नेचर, तो उसे कवक बोला जा रहा है, उसको कवक बोल रहे हैं, वो अपघटक हो जाता है उसका। ये यूपी टेट में आया हुआ है, ध्यान रखें आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की थोड़ा पारिस्थितिक तंत्र के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम इसके बारे में। क्या बोल रहा है, पारिस्थितिक तंत्र के घटक, एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक होता है। जैविक घटक में 3 चेन आती हैं। सबसे पहले उत्पादक, जिसमें पेड़ पौधे, जो जमीन से उगने वाली चीजें और शैवाल आ जाते हैं। उत्पादक और उपभोक्ता आता है, ये भी जैविक घटक है जिसमें जीव जंतु और मनुष्य, मानव आ जाता है। उसके बाद अपघटक आ जाता है, जिसे कवक और जीवाणु बोल रहे हैं, खुद ही सड़कर गलने लगते हैं, अपघटक, डिकम्पोजर जिसे बोला जाता है। अजैविक की बात करें तो अजैविक में कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक आ जाते हैं। कार्बनिक की बात करें तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस और यूरिया आ जाते हैं। अकार्बनिक में नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम आ जाते हैं, और मिट्टी, चट्टान, खनिज बोलते हैं। भौतिक में जो नेचर है, वायु, ह्यूमिडिटी, तापमान, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब आदि आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, घास, क्वेश्चन नंबर 5 है, घास भूमि क्षेत्र के पायतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन से हैं, तो मांसाहारी है। लास्ट क्या है, मांसाहारी है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। घास भूमि क्षेत्र के पायतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। घास स्थली पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम क्या है, तो जीवधारियों के क्रम की बात करते हैं। सबसे पहले होती है घास। घास होती है, घास को बोलते हैं उत्पादक। उत्पादक मतलब जो पेड़ पौधे जमीन से निकलता है, उनको खाते हैं टिड्डे, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं। टिड्डे को बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद टिड्डे को खाता है मेढक। मेढक को बोलते हैं द्वितीय उपभोक्ता। और मेढक को खाते हैं सर्प, उसे बोलते हैं तृतीय उपभोक्ता। और सर्प को भी गिद्ध खाया जाता है, जिसको बोलते हैं मांसाहारी। तो मांसाहारी खाद्य श्रृंखला का सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता है मांसाहारी। थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में, ये चार्ट बना हुआ है, क्या बोलना चाह रहा है चार्ट में। सबसे पहले देखिए, इसमें इलाहाबाद कोर्ट ने इस प्रश्न को सी माना है, उत्तर सी मतलब जीवाणु माने हैं, लेकिन जीवाणु नहीं होंगे, आप इसको मांसाहारी ही माने, इस चीज को उस चैन में आ रहा है तो मांसाहारी आप इसको माने, ठीक है, जीवाणु ना माने। बाकी एक क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन मांसाहारी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मतलब इसका थोड़ा चयन पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है प्राथमिक उपभोक्ता क्या है। प्राथमिक उपभोक्ता से पहले आते हैं हम इस पे, उत्पादक में। इसे बोलते हैं उत्पादक में घास। घास सूर्य के प्रकाश के कारण घास में पोषक तत्व से मिल जाएंगे। उसके बाद टिड्डा घास को खा लेगा। उसके बाद मेढक द्वितीय उपभोक्ता है, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता है, ये घास को खाएगा। दूसरा उपभोक्ता मेढक के टिड्डे को खाएगा। तीसरा उपभोक्ता सांप है, वो द्वितीय उपभोक्ता मेढक को खा लेगा। और अंतिम उपभोक्ता जिसे बाज बोल रहे हैं मांसाहारी, वो द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता को खा लेगा। और इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा अपघटक, ये सड़ सड़ के गल जाएगा, खुद ही खत्म हो जाएगा। इसे बोलते हैं कवक। और कवक का पोषक तत्व प्राप्त करके फिर दोबारा से घास आ जाएगी। सड़के, जैसे मान लो कोई मांस वास सड़ गया है, कुत्ता मर गया, उस जंगल में छोड़ दें, तो उसको वो मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, दोबारा घास हो जाएगी अच्छी। इस तरह से ये चेन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का स्रोत प्रमुख सूर्य प्रकाश है। सूर्य प्रकाश के बिना पारिस्थितिक तंत्र जो है, इकोसिस्टम जो है अपना, वो चल ही नहीं पाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। यही पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है, अतः इसे पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल भी कहते हैं। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त
सूर्य से ऊर्जा प्राप्त सौर ऊर्जा कहलाती है। इस ऊर्जा की सहायता से हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं तथा कोशिकीय शोषण करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। सभी जीवों के लिए सूर्य से आने वाला प्रकाश, जिसे सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूपी टेट में आया हुआ है। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो भैया प्राथमिक उत्पादक की तो बात मत करो। उत्पादक आया तो उसमें प्राथमिक पर ध्यान मत दो। उत्पादक मतलब वो प्राथमिक नहीं होते, उत्पादक उत्पादक होते हैं। तो पहला क्वेश्चन प्राथमिक उत्पादक नहीं होगा। द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, अवघटन। तो शाकाहारी अवघटन नहीं हो तो कीड़े खुद होते हैं, तो अवघटक ये भी नहीं होगा। अब द्वितीय उपभोक्ता में बात करें तो द्वितीय उपभोक्ता में क्या आ जाते हैं? द्वितीय उपभोक्ता में आ जाते हैं आपके जो आपके मेढक वगैरह होते हैं, ठीक है। और खास हमने शाकाहारी कैसे का, जो मेढक होते हैं वो टिड्डे खाते हैं, यानी कि मांसाहारी होते हैं, वो मांस तो खा रहे हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं, जो जनरली जीव होते हैं, और हमें भी कह सकते हैं, लेकिन हम मांसाहारी भी होते हैं, लेकिन जो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो शाकाहारी होते हैं केवल, तो वो खाते हैं। तो इस प्रकार से शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता आप उसमें गिनेंगे कि प्राथमिक उपभोक्ता खास श्रृंखला में कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। किसी खास श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो भोजन के लिए सीधे उत्पादक अर्थात हरे पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, हिरण, खरगोश आदि। उत्पादक हमेशा हरे पेड़ पौधे ही होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। द्वितीय उपभोक्ता शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। अपघटन कर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे मृत्युजीवी, कवक और जीवाणु। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं इसके बारे में। इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नस्ट हैकेल ने किया था 1866 में, 1866 में। इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में किया था। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के जनक एजी टांसले हैं, याद कर लीजिए। गहन पारिस्थितिक डीप इकोलॉजी के जनक अर्निस नीस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस के लेखक चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस। प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने विकसित की? तो प्राकृतिक चयन की अवधारणा चार्ल्स डार्विन ने विकसित की, जो ओरिजिन ऑफ स्पेस की पुस्तक के अंदर ही है। मेघ बीजन, जिसे आप बोलते हैं कृत्रिम वर्षा, जो वर्षा कराई जाती है, वो किससे कराई जाती है? वो सॉलिड CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और सिल्वर आयोडाइन के मिक्सचर को मिलाकर मेघ बीजन कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, ये भी यूपी टेट में आया हुआ है। सारे क्वेश्चन मैं वही करा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो पेपर में आए हुए हैं, और इसके साथ ये भी करा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ध्यान रखें। भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूरज है। भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूरज है। सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है, जो वातावरण में फोटोन, छोटी छोटी प्रकाश तरंग पेटियों के रूप में विकिरण ऊर्जा का संचार करता है। संभवतः पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण को माना जा सकता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों में होता है। इसलिए सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख संवाहक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब, क्वेश्चन नंबर 9 है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए बिना, तो वो कहलाता है सहभोजी। यानी कि साथ में भोजन कर रहा है लेकिन पता नहीं है, परजीवी नहीं होगा, परजीवी तो मतलब दूसरे को पता लग जाएगा। सहजीवी भी नहीं होगा, वो सहभोजी। याद कर लो, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी सहवासी जीव को प्रभावित किए बिना, सहभोजी कहलाता है। थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। सहभागिता या सहभोजी ये दो विभिन्न जीव जंतुओं के बीच एक ऐसी अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्ट होता है, जिसमें एक जंतु को तो इस संबंध से लाभ होता है किंतु दूसरे जंतु को कोई हानि नहीं पहुंचती। ऐसे कैसे हो जाएगा? एग्जाम्पल देखिए, गैस्ट्रोपोड कवच में केकड़ा रहता है। गैस्ट्रोपोड कवच जो होता है उसमें केकड़ा रहता है, और कवच के ऊपरी समुद्री एनीमोन चिपकी होती है। इसी प्रकार शार्क में पेंटामाइजोन चिपकी रहती है।
वेलों से समुद्री वर्निकल चिपके रहते हैं। समझिए 3 एग्जांपल है इसमें, समझने की कोशिश करिए। आपने समुद्र वगैरह में देखा होगा तो गैस्ट्रोपोड कवच में केकड़ा रहता है, एक वो शंख टाइप का होता है, उसके अंदर क्या केकड़ा होता है, और ऊपर क्या होता है, कवच के ऊपर समुद्री एनिमोन चिपकी रहती है, जिसके कारण उससे वो जो कवच होता है उससे वो अपना जीवन यापन करती है, और केकड़े को उससे कोई लेना देना नहीं है, केकड़ा शांति से उसके अंदर सुरक्षित है। तो आप इसमें देखेंगे तो उसके अंदर केकड़ा बाद में उसमें से निकल जाता है जब वो टूटता है, और ऊपर से उसे खाती रहती है, किसको, जो बाहर वो संग टाइप का बना होता है। इसी प्रकार कवच के भी इसी प्रकार शार्क से पेट्रोमाइजोन चिपकी रहती है। शार्क जो होती है, मछली होती है, उससे पेट्रोमाइजोन चिपकी होती है, उससे उसमें वो खाती रहती है, लेकिन शार्क को उससे कोई लेना देना नहीं है। व्हेल से समुद्री वर्निकल चिपके रहते हैं, छोटे छोटे कीड़े चिपके होते हैं, जो उससे उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से आप इसका ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है, और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा? याद करिए, जब मोर किसको खाएगा, सांप को, सांप खाएगा कीड़ों को, कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तत्व क्या है? तो मोर का पोषण खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। क्या मतलब इसका? जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है, और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तत्व जो है तल है, वो खाद्य पिरामिड का शीर्ष पर होगा। कैसे होगा, ये देखो मैप बना हुआ है, इसका समझे। हरे पौधे उत्पादक, हरे पौधे कौन खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता जो कीड़े होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कौन आएगा, द्वितीय उपभोक्ता जो सांप होते हैं, और सांप कौन आएगा, मोर का द्वितीय उपभोक्ता। तो इसमें क्या है, सबसे हरे पौधे उत्पादक, फिर ये पिरामिड बना हुआ कीड़े, कीड़ों के बाद सांप, द्वितीय उपभोक्ता को फिर मोर। तो क्या है, खास संख्यक के मोर क्या है, मोर सांप को खाता है। देखा, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है, कीड़े हरे पौधे को खाता है, मोर का पोषण तत्व तल क्या हो गया? तो तृतीय उपभोक्ता, यानी कि या तृतीय उपभोक्ता है, या खास पिरामिड के शीर्ष पर ये आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में दिखा है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, वो प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। प्रथम चरण उपभोक्ता मतलब वो डायरेक्ट उत्पादक पर ही डिपेंड करेंगे, द्वितीय तरह का उपभोक्ता नहीं होगा, तृतीय नहीं होगा, उपभोक्ता नहीं, प्रथम चरण का उपभोक्ता होगा। खास श्रृंखला में जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करता है, उस पर उत्पादक कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए सीधे उत्पादक अर्थात हरे पेड़ों पर निर्भर करता है, प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे चेड्डा है, उत्पादक घास पे करता है, गाय करती है, बकरी करती है, हिरन करती है, खरगोश करते हैं। ये सब क्या है, उत्पादक पर, यानी कि कहीं ना कहीं शाकाहारी जीव हैं। जो जीव इन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उससे जो जीव इन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। देखिए इसमें एक टेबल बनी है, पहला हरे पौधे, उसे टिड्डा कहेगा प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक टिड्डे को खाया जाएगा तृतीय उपभोक्ता, और मेढक को कौन खाया जाएगा, सर्प खाया जाएगा, जिसे मांसाहारी कह रहे हो, तृतीय उपभोक्ता कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो सही परिभाषा इकोसिस्टम की है, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय नहीं, किसी स्थान का अजैविक घटक नहीं, पृथ्वी और वायु जीव रहते हैं नहीं, जीव समुदाय और उसके आसपास के जो वातावरण का संतुलित आहार, नेचर को भी लिया गया है और जीव जंतुओं को लिया गया है, पूरा सबको मिलाकर इकोसिस्टम बनता है। थोड़ा समझेंगे इसके बारे में। पारिस्थितिक तंत्र का एक प्राकृतिक इकाई है, जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणु जीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करते हैं। ये 12वां नंबर क्वेश्चन आ गया है। इसके बाद थोड़ा सा और पढ़ते हैं 12वें नंबर पे, एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इस प्रकार पारतंत्र अन्योन आश्रित अवयवों की एक इकाई है, जो एक ही आवास को बांटते हैं। पारतंत्र आमतौर पर अनेक खाद्य जाल बनाते हैं, है ना, जो पारिस्थितिक तंत्र के भीतर इन जीवों को अन्योन आश्रय और ऊर्जा के प्रभाव को दिखाते हैं, जैसे तालाब है, वन है आदि। क्वेश्चन 13 की बात करें, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक तत्व पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। सभी जीवों को मुख्यतः 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। किसके तत्वों की आवश्यकता होती है? जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये तत्व वातावरण से जीवों में
और जीवों से वातावरण में स्थानांतरित होते रहते हैं। जीव मंडल में विद्वान ये चक्र जैव भूगर्भी रासायनिक चक्र या पोषण चक्र कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी। याद कर लीजिए प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी ही होते हैं। ठीक है, मांसाहारी तृतीय उपभोक्ता या अंतिम उपभोक्ता कहलाते हैं। सर्वाहारी में द्वितीय उपभोक्ता को आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन सी इसका है जैविक खाद्य श्रृंखला में खाद्य श्रृंखला इस प्रकार तो उत्पादक, उसके बाद शाकाहारी प्रथम उपभोक्ता, मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता, अपघटक। इस प्रकार जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। थोड़ा सा और जानेंगे इसके बारे में। जलीय पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उस विभिन्न प्रकार के शैवाल होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो वन पारिस्थितिक तंत्र में बड़े बड़े वृक्ष आएंगे, झाड़ियां आएंगे और शाकीय पौधे आ जाएंगे। घास स्थल की अगर हम बात करें तो ग्रास लैंड होता है, विभिन्न प्रकार की घासें एवं जंगली छोटे शाकीय पौधे आ जाते हैं। और फसल स्थल की बात करें जिसे क्रॉप लैंड बोला जाता है, ये उपस्थित फसल के पौधे कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो 15 में लिखा हुआ है निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। सर्वाधिक उत्पादक मतलब उष्ण कटिबंधीय वर्षावन वन वर्षा होगी वहीं सब अच्छा इकोसिस्टम होगा। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन टुंड्रा होगा नहीं ये, ठीक है, सवाना भी नहीं होगा, मरुस्थलीय जंगल वो रेगिस्तान हो जाता है ये भी नहीं होगा। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन होगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ब्राजील के उष्णकटिबंधित सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। याद रखें आप। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है खास श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। तो खास श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला जो होगी उसके परस्पर समूह क्या है, खाद्य जाल कहा जाएगा। क्या खास श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। इस श्रृंखला में कारक एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं जुड़े रहते बल्कि ये एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, यानी कि कोई किसी को खा रहा है कोई किसी को खा रहा है, इस तरह से। ठीक है, इसका चार्ट बीच में आएगा, बताया जाएगा आपको। 17 क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा गया है। तो आप याद कर लीजिए जो केचुआ होता है केचुओं को क्या कहा गया है, केचुओं को किसान का मित्र कहा गया है। लेकिन केचुओं को क्यों कहा गया है, चींटी को क्यों नहीं कहा गया, मधुमक्खी को क्यों नहीं कहा गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है क्यों केचुए क्या करते हैं, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं वो खेतों में पड़े रहते हैं केचुए, और वहां जो सड़े गले पदार्थ होते हैं जो खा लेते हैं और खाकर क्या करते हैं नाइट्रोजन पोषण तत्वों में बदल देते हैं। तो साथ ही साथ भूमि में छिद्र बनाते हैं और छिद्र बनाते हुए जिसमें भूमि को पर्याप्त मात्रा में जल तथा वायु प्राप्त होती है। जब अंदर जाते हैं अंदर घुसते हैं तो छिद्र बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं तो उससे मिट्टी जो ऊपर दबी रहती है वो अंदर खोखली हो जाती है। कोई व्यक्ति मिट्टी के अंदर घुसेगा तो खोखली होगी, खोखली होगी तो उसमें आराम से हवा लग जाएगी, उससे हवा लग जाएगी तो हवा लगने का पानी की मात्रा भी आराम से चल सकती है जिससे जो खेती होती है वो अच्छी हो जाती है, जिससे भूमि को पर्याप्त मात्रा में जल तथा वायु प्राप्त हो जाते हैं। केचुआ नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य कर देता है, ऊपर नीचे मिट्टी हो जाती है। ये केचुआ तो होता नहीं, बहुत सारे होते हैं जिसमें पोषण पदार्थ ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है जिससे मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है और पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। इसलिए किसान का मित्र केचुआ होता है, इसका विशेष ध्यान रखें। 18वें क्वेश्चन की बात करें पर्यावरण की परिभाषा क्या है, तो याद कर लिए अबायोटिक एवं बायोटिक को पर्यावरण की परिभाषा कहा जाता है। पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना होता है जो व्यवस्थित समूह में होता है जिसमें सभी घटक बायोटिक तथा अबायोटिक प्रकृति में संतुलित रूप से रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बात कर रहा है कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, तो सिल्वर आयोडाइन है और किसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बनाता है। थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिए आप क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है सिल्वर आयोडाइन जिसे AgL कहा जाता है का प्रयोग कृत्रिम वर्षा करने के लिए मेघ बीज के रूप में किया जाता है। जमीन पर मेघ बीजन करने के लिए खुले में अंगारों के ऊपर सिल्वर आयोडाइन के क्रिस्टल रखकर गर्म किए जाते हैं
और ये जो क्रिस्टल होकर वाष्प रूप में ऊपर उठते हैं और हवा के साथ बादलों तक पहुंच जाते हैं। बीज कारक की वाष्प बादलों में पहुंचकर वर्षा की बूंदें बनने की प्रक्रिया को काफी शीघ्रता से संपन्न कराते हैं और जल्दी ही वर्षा होने लगती है। इसका आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? एक्वेरियम है। और सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिक, कृत्रिम मतलब जो बनाया जाता है, उसे धान का क्षेत्र खेत बनाया जाता है, धान के, क्योंकि उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है और उसमें सब जीव जंतु भी आ जाते हैं। तो धान का खेत हो गया, चावल की बात कर रहा है। छोटा एक्वेरियम होता है जिसमें मछली मछली रहती है, जो आर्टिफिशियल होता है, वो एक्वेरियम होता है। विश्व में सबसे विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? पर्णपाती वन है। विक्षुब्ध मतलब नेचुरल बोल सकते हो आप उसे। स्थल खंड पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जंगल। जंगल सबसे बड़ा होता है। और पारिस्थितिक तंत्र का मित्र कौन होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र का मित्र होता है जो इकोसिस्टम को नियंत्रण करता, चलाने में मदद करता है, वो होती है नीम, पीपल, बरगद और तुलसी। ये पारिस्थितिक तंत्र के क्या है? मित्र है। क्वेश्चन आ सकता है कि पारिस्थितिक तंत्र के मित्र कौन कौन से हैं? ऑप्शन आएगा नीम, पीपल, बरगद, तुलसी, ये सभी। तो नीम, पीपल, बरगद, तुलसी ध्यान रखें। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो समुद्र। क्वेश्चन ध्यान रखो, अगर स्थल खंड में पाए जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र तो जंगल, और पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे पारिस्थितिक तंत्र समुद्र। ध्यान रखना, जंगल से बड़ा समुद्र को माना गया है। तो पूरी पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो समुद्र है, और स्थल की बात करें तो जंगल है। इसका आप ध्यान रखें। ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया? 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन आपसे बोलना चाह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण। तो क्या उदाहरण है? उदाहरण है तालाब। वायु जल मृदा, मतलब तालाब भी क्या है? एक इकोसिस्टम है। स्वच्छ जल का तालाब एक प्रकार का जलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की उपस्थिति होती है। 21 नंबर में कह रहा है अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को बोलते हैं स्कैवेंजर। स्कैवेंजर क्या होते हैं? स्कैवेंजर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं, जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे मकड़ी, गिद्ध आदि। कैसे करते हैं भैया? तो स्क्वेंजर क्या होता है? जैसे मान पेड़ पौधे में पत्तियां झड़ जाए, पत्तियां झड़ जाएंगी तो उसमें कौन गिद्ध वगैरह है, उसे खा लेंगे, यूज कर लेंगे। मक्खी वगैरह बैठ जाएगी, उसे यूज कर लेंगी, है ना। गिद्ध क्या, गिद्ध मांसाहारी होता है, ध्यान रखना ना। गिद्ध क्या करेगा? जो जीव जंतु मर जाते हैं उनको खा लेते हैं, ठीक है। और मक्खी वगैरह है, इस तरह से ध्यान रखना। स्क्वेंजर वो होते हैं जो अन्य जो जंतु होते हैं, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी, जो मरे हुए जंतु हैं, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, ध्यान रखना ना। जंतुओं को उसमें पेड़ पौधों को भी ले लिया गया है, ध्यान रखें इस चीज का। पृथ्वी पर अपमार्जक कौन है? तो पृथ्वी पर अपमार्जक है जीवाणु व कवक। अब अपमार्जक क्या होता है? उत्तराखंड में आया हुआ है। अपमार्जक कौन है? अपमार्जक क्या होता है? ध्यान रखें, जीवाणु एवं कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहा गया है। ध्यान रखना, जो जीवाणु होते हैं, वो कवक होते हैं, उनको क्या कहा गया है? पृथ्वी का अपमार्जक कहा गया है। ये ऐसे जीव हैं जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जीव जैविक पदार्थों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे जीव जो अपने ही क्षेत्र में उपस्थित मरे हुए जीवों पदार्थों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है पृथ्वी का अपमार्जक। निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन सा है? अब जैविक पादप, वायु, मृदा, जल। वायु, मृदा, जल जैविक घटक नहीं, अजैविक है। पादप जिसे पेड़ पौधे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जैविक घटक बोलते हैं। पादप जैविक घटक है क्योंकि इनमें जीवन तथा उत्पादन की क्षमता होती है। जल, वायु तथा मृदा अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। परीक्षा दृष्टि से थोड़े से क्वेश्चन हैं, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये है आपका, सबसे पहले सभी उपभोक्ता में कौन सा गुण पाया जाता है? तो सभी उपभोक्ता में परपोषी गुण पाया जाता है। द्वितीय उपभोक्ता किसे कहते हैं? परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को कहते हैं, जो दूसरे उपभोक्ता को खाते हैं। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें प्रीडेटर्स कहते हैं। प्रीडेटर्स कहा जाता है। कुछ जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, उसे सर्वभक्षी कहा जाता है। प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का मेहतर मतलब प्रकृति का मेहतर क्यों गया? स्क्वेंजर क्यों कहा गया है?
स्क्वेंजर इसलिए कहा गया है कि प्रकृति की वो सफाई कर देते हैं। अपघटक को कहा जाता है जिसमें ऑप्शन आ सकता है कि प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन उसमें अपघटक भी हो सकता है, ऑप्शन उसमें जीवाणु कवक भी हो सकता है, ऑप्शन उसमें केवल जीवाणु भी हो सकता है, ऑप्शन उसमें केवल कवक भी हो सकता है। तो ध्यान रखना अपघटक में दोनों आते हैं, जीवाणु और कवक प्रकृति का मेहतर कहा जाता है, क्योंकि जो मेहतर होता है जो हम कास्ट में छोटे होते हैं जो सफाई करते हैं प्रकृति, उनकी बात करना चाह रहा है वो। मेहतर शब्द हालांकि यहाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन ठीक है इन्होंने ले लिया है। तो इसका ध्यान रखें यहाँ थोड़ा सा कि जीवाणु और वो कहीं ना कहीं पूरी पृथ्वी की सफाई करते हैं, इसलिए ये भी अपघटक भी सफाई करते हैं। कोई व्यक्ति सड़ जाता है, पक्षी सड़ जाता है, तो वो ऑटोमेटिक अपघटक होने लगता है, उसके कीड़े से ही खाए जाते हैं, इसलिए उसकी सफाई हो जाती है ऑटोमेटिक। आपने देखा होगा सड़क पर कुत्ते वगैरह मरे हुए मिलते हैं, एक दिन देखोगे, दो दिन देखो, धीरे 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 वो प्रकृति ऑटोमेटिक अपने अंदर अपघटक कर लेती है, इसका मतलब वो उसी के अंदर कीड़े जो कवक होते हैं उससे खा जाते हैं। जीवी एवं अजैविक घटकों में संबंध स्थापित करता है। कौन करता है? जीविक। जैविक और अजैविक में कौन करता है? घटक करता है। खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है? खास श्रृंखला का ऊर्जा का प्रभाव होता है एक ही दिशा में होता है। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है खाद्य जाल करता है। ऊर्जा का प्रभाव एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से इस किसमें गुजरता है? खाद्य जाल में गुजरता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो हमारा है नाइट्रोजन का 78%। याद रख लीजिए, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। उसके बाद आपको कभी कभी हाइड्रोजन 0.01% है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी पूछ लेता है 0.03%, आर्गन 0.93% और नियोन 0.001%। अगर हम क्रम की बात करें तो सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है। सेकंड नंबर की हम बात करें तो सेकंड नंबर पे जो आता है वो सेकंड नंबर पे आता है आपका ऑक्सीजन आता है। उसके बाद थर्ड की बात करें तो थर्ड नंबर पे आपका आर्गन आएगा, और फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें तो फोर्थ नंबर पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, फिफ्थ नंबर पे आपका आएगा हाइड्रोजन आएगा, और लास्ट में नियोन आएगा जो 0.0018% पाया जाता है। इसका आप ध्यान रखें। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कौन जैविक कारक नहीं है? उत्तराखंड में पूछा गया, यूपी टेट में भी पूछा गया है, 2011 में दोनों परीक्षाओं में आया हुआ है। जैविक कारक नहीं है, तो जैविक कारक नहीं है, जैविक कौन से हैं? पेड़ पौधे जैविक हैं, सूक्ष्म जीव भी जीवित हैं, जंतु भी जीवित हैं, चट्टान में। तो जैविक कारक बायोटिक फैक्टर होते हैं जिसमें जीवन की जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन। जैविक क्या होता है? जिसका श्वसन कर सके वो, उत्सर्जन कर सके, निषेचन कर सके। पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव आदि कैसे कारक हैं? जैविक कारक हैं। चट्टान एक अजैविक कारक है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर होते हैं। तो 3 प्रकार के आर क्या होते हैं? सबसे पहला आता है ये कम उपयोग। कोई भी चीजों को आप कम उपयोग करो, है ना, रिड्यूस करो कहीं ना कहीं, ठीक है। और उसके बाद आता है अगला पुनः चक्रण, और अगर कम उपयोग कर रहे हो फिर रिसाइकल। अगर उपयोग कम उपयोग कर रहे हो तो उपयोग तो कर रहे हो, अब उपयोग करो तो कोशिश करो उसको दोबारा यूज कर सकें, तो रिसाइकल कर सकें। उसके बाद पुनः उपयोग, उसके बाद उसे मतलब रीयूज कर सकते। पहला मतलब रिड्यूस मतलब कम उपयोग, रिसाइकल मतलब पुनः चक्रण। जैसे आप मान लीजिए रिसाइकल का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपको कपड़ा पहनने के लिए लाए, आपने 2 साल वो कपड़ा पहना, 2 साल कपड़ा पहनने के बाद उसे आप फेंक ना दो, उससे क्या करो आप रिसाइकल, उससे कपड़ों को फाड़ कर उससे कोई आप आसन वगैरह बना सकते हो, उसे रिसाइकल बोलते हैं, पुनः चक्रण हो गया। जब वो आसन सड़ जाए तो उससे आप पोछा बना सकते हो। और रीयूज का मतलब उसे पुनः उपयोग कर लो। पुनः उपयोग मतलब कपड़ा लाए, कपड़ा पहना, पहनने का उसका पोछा बना लिया, उसे यूज कर रहे हैं आप। तो रिड्यूस, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, 3R। याद रखो, पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 1952 के एक नीतिगत बयान में 3R की घोषणा की थी। क्वेश्चन 27 की बात करें, यदि एक मेढक एक टिड्डा को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, तो उत्पादक से अपघटक में नहीं। अब देखिए, एक मेढक किसको खा रहा है? टिड्डे को खा रहा है। तो पहले बात करते हैं टिड्डे की। तो उत्पादक के बाद आता है प्रथम उपभोक्ता। तो टिड्डा जो है वो प्रथम उपभोक्ता, जिसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो और यदि एक मेढक मेढक क्या है? सेकंड उपभोक्ता। तो ऊर्जा कहाँ जा रही है? तो टिड्डे से मेढक की तरफ जा रही है, तो प्राथमिक उपभोक्ता से किसकी तरफ जा रही है? द्वितीय उपभोक्ता की तरफ जाती है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। ये देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि मेढक क्या है? द्वितीय उपभोक्ता है। द्वारा टिड्डे को प्राथमिक उपभोक्ता को खाने पर खास संग्रह में ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक उपभोक्ता से कहाँ पे हो रहा है? द्वितीय उपभोक्ता की तरफ हो रहा है। 28 नंबर की क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है?
पृथ्वी की बात कर रहा था समुद्र आ जाएगा, स्थल की बात करेगा तो जंगल या वन आ जाएगा, इसका आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पर्यावरण संबंध में एक धनात्मक संकल्पना है। मानव पर्यावरण संबंध में क्या ऋणात्मक लोगे नहीं, धनात्मक लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना है। मानव पर्यावरण मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप संबंध मनुष्य की प्राकृतिक पर्यावरण के साथ दो तरफा भूमिका होती है, अर्थात मनुष्य एक तरफ तो भौतिक पर्यावरण के जैविक संगठन का एक महत्वपूर्ण भाग तथा घटक अवपूर्ण है, तो दूसरी तरफ वह पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, नहीं। वे मृदा से जुड़े होते हैं, नहीं। वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। ध्यान रखना, सूर्य क्या है, प्राथमिक एक प्रकाश है, एक ऊर्जा है, ध्यान रखना। इसलिए इसको सी को माना गया है कि किसी खाद्य श्रृंखला में प्रथम कड़ी सदैव हमेशा सूर्य से प्रकाश वाली होती है। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है? तो भूस्खलन, वनों की आग, बाढ़ व सूखा। तो ध्यान रखना, आपदा पर्यावरण में जो कमी आती है, उत्पादक होती है, वो होती है बाढ़ और सूखा। क्यों होती है? वनों की आग क्यों नहीं होती? वनों की आग तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वनों की आग? क्योंकि वो पर्यावरण का ह्रास नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? वो जंगल ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। बाढ़ बाढ़ जो होती है तो खत्म कर देगी, ज्यादा पानी होगा। सूखा होगा वो भी खत्म कर देगी। तो ध्यान रखना, आपदा कब आएगी? जब बाढ़ आ जाएगी और सूखा आ जाएगा। तो पर्यावरण अवगठन के कारण जलवायु क्लाइमेट में परिवर्तन होता है, जिसमें जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार के प्राकृतिक आपदा उत्पन्न होती है। सूखा हो जाए, बाढ़ आ जाए, बहुत ज्यादा वर्षा हो जाए, इसका ध्यान, इसके कारण क्या आ सकता है? आपदा पर्यावरणीय ह्रास होता है। 32 की बात करें, निम्न में से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? मानव पर्यावरण का घटक कौन सा नहीं है? हमारा भूमि, समुदाय, धर्म, परिवार। तो जब समुदाय है, धर्म है और परिवार है, भूमि है, तो इसमें किसको माना गया है? इसमें माना गया है आपको ए, मतलब भूमि जो है वो मानव के पर्यावरण में घटक नहीं है। तो मानव के एनवायरनमेंट से कौन जुड़ा हुआ होता है? तो मानव के एनवायरनमेंट से समुदाय जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से धर्म जुड़ा हुआ होता है, परिवार जुड़ा हुआ होता है। लेकिन भूमि मानव पर्यावरण नहीं, पर्यावरण है। तो भूमि क्या आ जाएगा इसका आंसर? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण है, और भूमि मानव पर्यावरण के घटक नहीं है। जबकि घर, परिवार, धर्म, समुदाय, मेला, उत्सव, तीज त्योहार आदि मानव जैसे सामाजिक पर्यावरण के घटक आ जाता है। पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पर्यावरण के पेड़ पौधे आ जाते हैं, जीव जंतु आ जाते हैं, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, रिश्तेनात और संख सब आ जाता है ना, ये आप ध्यान रखें। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। इंपॉर्टेंट यार, छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन आया हुआ है ये, कि ऊर्जा का जो पिरामिड है वो कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। याद कर लीजिए, खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा के अपने शरीर भार में रूपांतरित करती है। अतः किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों में अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी, और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में उससे कम, और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता में सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। इस कारण ऊर्जा का पिरामिड सर्द सीधा बनता है। मतलब ये है कि सबसे पहले हरे पेड़ पौधे हैं। हरे पेड़ पौधा मान लीजिए 1000 कैलोरी है, तो 1000 कैलोरी है, तो वो खरगोश मान लीजिए हरे पेड़ पौधे उसने खाए। खाने के बाद में प्राथमिक उपभोक्ता में उसमें क्या होगा? 100 कैलोरी जा पाएगी। 100 कैलोरी मतलब केवल 10%। कितनी कैलोरी? 100 मतलब केवल एक मिनट में 10 गुणा 10, एक दो, हाँ, 10% जा पाएगी। 10% मतलब 1000 का 10% निकालो, 100 कैलोरी हो पाएगी। तो आप कहोगे सर 90% यानी 900 कैलोरी कहाँ पर गई? तो 900 कैलोरी उसकी वेस्ट होगी एज ए मल के रूप में। ऐसी 100 कैलोरी मतलब खरगोश में एनर्जी आई, खरगोश ने घास वास खाई और खरगोश के पास टोटल एनर्जी 100 कैलोरी है। तो 100 कैलोरी है तो फिर लोमड़ी खरगोश को खा जाएगी। खरगोश को खा जाएगी तो 10% इसका निकालोगे आप तो उसको 10 ही आएगा। लेकिन 90 कहाँ गया? तो लोमड़ी का जो मल वगैरह होगा उससे वो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। ऐसी लोमड़ी को शेर खा जाएगा, शेर के अंदर 10 है, मान लो ऐसे 10 है, होता 1000 भी हो, लेकिन एग्जाम्पल समझाया है। 10 है, 10 का एक 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 10 का एक आ जाएगा। तृतीय उपभोक्ता है। तो जो
एनर्जी ट्रांसफर होती है वो 10% संचित ऊर्जा के रूप में ट्रांसफर होती है। ये आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आ जाता है, लिमडेस ने दिया था इसका सिद्धांत। और ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, इसका विशेष ध्यान रखें। 35 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का उदाहरण क्या है? प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण वनों की कटाई, शिकार और निर्माण कार्य, तीनों को लिया गया है इसमें। वनों को कटाई, शिकार और निर्माण कार्य प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का उदाहरण है। 36 की बात करें, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, तो प्रमुख घटक क्या है? सभी जीव, भू आकृति कारक, जलवायु कारक, ये सभी। तो आप बताइए, ये सभी सभी जीव तो आएंगे ही, प्राकृतिक पर्यावरण में जल भी आएगा, धरती भी आएगी, सब आएंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखें। एक पोषण स्तर से, वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? 37 नंबर क्वेश्चन है। तो अभी बताया 10% होता है, और 10% होता है। इसके अलावा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 10% होता है, ये दिया किसने सिद्धांत, उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा हम। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का 10% भाग स्थानांतरित होता है। 10% नियम लिंडमैन ने 1942 में दिया था। इस नियम के अनुसार 90% भाग प्रत्येक स्तर अपने ऊर्जा प्रयोग में ले जाते हैं और तथा अपने से आगे के लिए केवल 10% छोड़ जाते हैं। लेकिन किसमें दिया था? लिंडमैन ने दिया था, जिससे मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। 38 नंबर के बाद बिहार टेट में आया हुआ है, खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है, किस दिशा में होता है? एक दिशा में ही होता है, ध्यान रखें। किसी पारिस्थितिक तंत्र में खास श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिससे जीवधारी भोज एवं भक्षक के रूप में संबंधित रहते हैं, और इनमें होकर खास श्रृंखला का प्रभाव एक ही दिशा में अर्थात एक दिशी होता है। 39 की बात करें, पायतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो प्राथमिक स्रोत मैंने अभी बताया था, सूर्य का प्रकाश ही है। पारिस्थितिक पायतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत खास रूप में परिवर्तन करने का कार्य पौधों द्वारा ही संपादित किया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 तथा जल के भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। अतः पायतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? पर्यावरण घटक की बात कर रहा है, घटक कौन सी है? मानव तो है ही भाई, जल मंडल भी, वायुमंडल, सौर मंडल, ये पर्यावरण से ऊपर उठ गया, सौर मंडल को छोड़ दीजिए आप। क्यों? पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल, 4 आदि कारकों का अध्ययन किया जाता है। आप ध्यान रखना, पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या आ जाएगा? एक तो आएगा स्थल मंडल, धरती जहां आप खड़े हैं, उसके बाद आ जाएगा आपका पानी, उसके बाद आ जाएगा आपकी वायु, 3, और उसका आ जाएगा जैव मंडल, जिसको मानव कह रहे हैं, ये 4 आ जाते हैं। सौर मंडल अलग ही कहानी है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सौर मंडल का अध्ययन नहीं किया जाता। बिहार टेट में पूछा गया है, ध्यान रखें, आप गलती ना करते हैं इसमें, आप मानव टिक बिल्कुल भी ना करें। सौर मंडल ही मानव को पर्यावरण से जोड़ा गया है, जल को भी पर्यावरण से जोड़ा गया है, वायु को भी जोड़ा गया है, सौर को नहीं जोड़ा गया। 41 क्वेश्चन, पर्यावरणीय असंतुलन का कारण क्या है? पर्यावरण असंतुलन का कारण पर्यावरण, इनमें से सभी हैं। क्यों? पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रकृति। क्या कहना चाह रहा, थोड़ा समझते हैं। पर्यावरणीय असंतुलन का मुख्य कारण पर्यावरण के संसाधनों का अनुचित दोहन, बेमतलब यूज कर रहे हो, साथ ही पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव भी है। इसका एक कारण यह है कि बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता अंधाधुनीकरण के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है, जिस कारण अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं असमय आ रही हैं। तो पर्यावरण असंतुलन का कारण सभी है। पर्यावरण एक स्रोत है अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का और इन सभी का। तो पर्यावरण किसका स्रोत है? पर्यावरण से आप सीखते भी हो, एक दवाई के रूप में ही ऊर्जा भी है। तो डी नंबर में इसमें लिखा हुआ है, पर्यावरण अधिगम, औषधि एवं ऊर्जा तीनों का स्रोत है। पर्यावरण से प्रचुर मात्रा में पादप औषधियों की प्राप्ति करते हैं। पर्यावरण अधिगम से छात्रों में सामंजस्य एवं भावनात्मक क्षमता का विकास होता है। अभी मैंने क्वेश्चन बताया था 43 में 10% नियम किसने दिया? लिंडेमान ने दिया। 10% नियम लिंडेमान द्वारा 1942 में दिया गया। यह नियम ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। इसके अनुसार जंतु उत्पादक की शुद्धता प्राथमिक उत्पादक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का 10% भाग अपने में वंचित संचित करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की ऊर्जा 10% ऊर्जा करता है। लेकिन हरे पौधे, टिड्डे, मेढक, सांप 10,000, 1,000, 100, 10
ट्रॉपिकल लेयर बताया है। जैविक पर्यावरण में शामिल है जैविक पर्यावरण उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उपरोक्त सभी हरियाणा टेट में आया हुआ चारों हैं, आप ध्यान रखिए। उत्पादक मतलब पेड़ पौधे, उपभोक्ता मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय उपभोक्ता, अपघटक मतलब जो सड़ जाते हैं वो, उपयुक्त सभी। ये 45 क्वेश्चन की बात करें, ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित आरेख को ध्यान पूर्वक देखें। देखते हैं जरा, उपरोक्त आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही है। देखिए, 2 को आप बकरी मानो, 3 को मनुष्य मानो, 5 को शेर मानो, 2 को सूरज, 3 को बकरी, 5 को मनुष्य, इस तरह दिया हो। समझने की कोशिश करते हैं। इसका तो 1 को हमने मान लो सूरज माना, सी आंसर इसका, 1 को सूरज माना। भैया पहला तो सूरज ही आएगा क्योंकि सूरज बिल्कुल मान लो मेन ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। अब सूरज माना तो आप तीसरे पे बकरी पे चले गए, क्यों? क्यों सूरज 1 है तो 2 जो है, 2 बकरी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बकरी? आप समझने की कोशिश करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा टेट में आया हुआ है और ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्यों है ऐसा? देखिए इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले 1 को हमने सूर्य माना, तो 1 को सूर्य माना तो 2 को मजबूरी में हमें क्या मानना पड़ेगा? अगर 1 को सूर्य, 2 को हमें पौधे मानने पड़ेंगे। तो देखो अगर डी की बात करूं तो 1 सूर्य हो गया, 2 पौधे हो गया, ठीक है, राइट है, 2 तक सही है। लेकिन 3 शेर नहीं हो, क्योंकि शेर शेर क्या करेगा, वो पौधे तो खाएगा नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। 2 को बकरी नहीं खा सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि 2 पर आएगा हमेशा, क्या आएगा 2 पर? 2 पर आएगा आपका पौधा। तो 2 पर पौधा है तो 2 पे पौधा तो है ही नहीं, क्योंकि पहले पे सूरज आना, 2 पे पौधा आना चाहिए। लेकिन तीसरे पे गलत हो गया। तो मैं बोला था पहले पे सूरज है, दूसरे पे पौधे हैं, तो तीसरे पे क्या माना इन्होंने? तीसरे पे माना बकरी। क्यों? बकरी तो शाकाहारी होती है, तो बकरी जो प्राथमिक उपभोक्ता है वही तो किसको खाएगी? वो खाएगी आपके 2 नंबर को, जिससे आप बोलते हो उत्पादक। और उत्पादक कैसे हो रहा है? उत्पादक हो रहा है सूर्य से। तो 1 सूरज, 2 पौधा, यहाँ तक मैच कर गया। लेकिन 3 शेर नहीं ये होगा, तो 1 सूरज ही सही है, लेकिन 3 बकरी हो जाएगा, राइट है, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे हैं, तो राइट है, ठीक है। तो 1 सूरज, 3 बकरी। और जो बकरी है, बकरी को जो 4 नंबर पे है, 4 नंबर इसमें है ही नहीं, 5 मनुष्य। तो मनुष्य क्या कर रहा है? मनुष्य चौथे नंबर दिया ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सूरज, बकरी और मनुष्य, थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, देखो क्या दिया हुआ है। 1 पर सूर्य माना, और मैंने अभी आपसे बोला था कि 1 को अगर आप सूर्य मान रहे हो, 2 को आपको पादक यानी पेड़ पौधे मानना ही पड़ेगा। तो देखो 2 पे पेड़ पौधे हैं, और तीसरे नंबर पे जो शाकाहारी जीव है, जो बकरी है, तो बकरी आगे देखो शाकाहारी जीव, और शाकाहारी जीव पर क्या आ जाएगा? चौथे नंबर पे मांसाहारी आ जाएगा, और मांसाहारी आ जाएगा, और 5 पे क्या है? अपघटक। अपघटक हो जाएगा 5 पे, इसलिए 5 पे क्या ले लिया हमने? मनुष्य ले लिया। तो सी हो गया। इस तरह से ध्यान रखें इस क्वेश्चन को। ये आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन हो गया? ये आपका 45 नंबर क्वेश्चन हो गया। 45 के बाद 46 पर आते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का श्रम स्रोत क्या है? अभी सूर्य बताया था, पढ़ लेना इसको। 47 में कह रहा है निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासी मैदान की नहीं है, घास की नहीं है? तो याद रखो, कीट, मेढक, सांप। भैया मेढक जो जमीन में रहता है, सांप का बिल में घुस जाता है, बारिश में भी आ जाता है। और इसके अलावा क्या, घासी मैदान की नहीं है, है ना? सॉरी, घास की मैदान की नहीं है। नहीं है मतलब, देखिए, पानी घास की ना, खरगोश घास मतलब जमीन की बात कर रहा है। मेंढक पानी में भी रहता है, ध्यान रखना, है ना? मेंढक पानी में भी रहता है। चूहा पानी में नहीं जा सकता। चूहा, सांप, गिद्ध, ये जो ऑप्शन है, ये इसमें आएंगे, घासी मैदान में आएंगे, डी, ठीक है। खरगोश, लोमड़ी, शेर भी पानी में जा नहीं सकते। लेकिन मछली, व्हेल और पलावक होते हैं, ये किसमें चले जाते हैं? जल में चले जाते हैं। ध्यान रखना कि पलावक मछली, व्हेल खास श्रृंखला जलीय क्षेत्र की है। पलावक एक सूक्ष्म घास होती है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ ले कि मछली, व्हेल तो ठीक है, पलावक क्या है? जो मछलियों का आहार होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पलावक क्या होता है? पलावक एक सूक्ष्म घास होती है जो मछलियों का आहार होती है। और पलावक उत्पादक होती है, वो समुद्र के अंदर पाई जाती है। छोटी मछली प्राथमिक श्रेणी की उपभोक्ता है, बड़ी मछली द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता है, और व्हेल जो है वो तृतीय श्रेणी उपभोक्ता है। ये पिरामिड या खास श्रृंखला समझा रहा है, किसकी? समुद्र की। कुछ 48 में कह रहा है अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है? मृदा प्रदक, मृदा अपर्दन, मृदा प्रदूषण, मृदा अपर्दन, ताप प्रदूषण, जलवायु। मृदा का अपर्दन होना क्या होता है? मृदा का अपर्दन होना, अत्यधिक चारण से भूमि को ढकने वाली घास तथा वनस्पति नष्ट हो जाती है।
जिसके कारण खुली भूमि में मृदा की कणों की पकड़ कमजोर हो जाती है और वे जल अथवा वायु के वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से बह जाते हैं, जिसके कारण भूमि की उर्वरता नष्ट हो जाती है। फुटनोट में कह रहा है हुमस निर्माण में कौन सहायक है, तो अपघटक सहायक है। कृषि के संदर्भ में मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, हुमस कहते हैं। उत्तराखंड में भी आया है, इसके लिए उत्तराखंड में 2014 में आया हुआ है, 28 अप्रैल 2015 में भी आया हुआ है प्राइमरी में। तो इसमें बोलना चाह रहा है कि ह्यूमस निर्माण कौन सहायक है, तो अपघटक है। अब ह्यूमस तो क्या होता है, कृषि के संदर्भ में मिट्टी के सबसे ऊपरी परत को ह्यूमस कहते हैं, जिसमें जैविक पदार्थों की भरपूर मात्रा होती है। अपघटक ह्यूमस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपघटक क्या करते हैं, जो डिकम्पोज ह्यूमस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक होते हैं जो उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात, उत्पादक मतलब घास पीते, उपभोक्ता मतलब प्रथम कि उनके प्रथम सेकंड और तीसरा तीनों उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं, सड़ा देते हैं उन्हें, तथा इनसे निर्मित, अब देखा होगा कि जो केले के छिलके वगैरह सड़ जाते हैं, इससे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ह्यूमस के बनने से मृदा की जल धारा क्षमता, वातन क्षमता और संरंध्रता बढ़ जाती है। ह्यूमस की उपस्थिति मिट्टी को फिर से उपजाऊ बना देती है। तो ध्यान रखना, ह्यूमस निर्माण कौन सहायक है, अपघटक सहायक है। इस तरह ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 50 है, वनों के कटान में के प्रमुख परिणाम क्या हैं। वन प्राणी की प्राकृतिक आवास का विनाश, बिल्कुल सही है। और जल चक्रण का प्रभाव, बिल्कुल सही बात, कटे होंगे तो जल चक्रण होगा, मृदा अपरदन भी होगा। इसके तीनों वनों की कटाई का सीधा प्रभाव हमारे पायदन पर पड़ता है। वनों की कटाई से वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश तथा जल चक्रण पर हानि प्रभाव पड़ता है। वनों की कटाई से मृदा अपरदन और आकस्मिक बाढ़ जैसे घटनाएं घटित होती हैं। वनों की कटाई से मृदा सूखने लगती है, उसमें पोषण तत्व की कमी होने लगती है, जिससे मृदा अपरदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वनावरण के कम होने से मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है, जिससे नदियों में गाद जमाव की समस्या होती है। वन मृदा के अपरदन में भू संखलन को रोकते हैं, जिससे बाढ़ सूखे की तीव्रता में कमी आती है। नदी मुहाने के लक्षण हैं, ये सभी ताजा एवं खारा जल, समृद्ध जैव विविधता, अधिक उत्पादकता। नदी मुहाने के निम्न लक्षण है, ताजा जल है, खारा जल है, समृद्ध जैव विविधता है, अधिक उत्पादकता है। ये नदी मुहाने का कारण है। 52 नंबर पर क्या है, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक खा घ घातक रसायनों के नियंत्रण बढ़ती मात्रा कहलाती है जैव सांद्रता। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या है, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा जैव सांद्रता कहलाती है। जैव सांद्रता में पर्यावरण से किसी प्रदूषण का खाद्य श्रृंखला के प्रथम जीव में सांद्रता बढ़ता है। 53 नंबर कह रहा है, जल चक्र को नियंत्रण करता है वन। वन जल चक्र को नियंत्रण करता है। वन वन्य जीवों की निवास होते हैं, इससे समाज का सौंदर्य, पर्यटन और सांस्कृतिक मूल्य विकसित होता है। वनों का प्रभाव कार्बन चक्र व ऑक्सीजन चक्र पर भी पड़ता है। वन CO2 की उचित मात्रा वातावरण में बनाए रखते हैं। वन वातावरण में जल चक्र को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पेड़ों की कटाई घटाती है, क्या घटाती है, पेड़ों की कटाई, पेड़ों की कटाई घटाती है आपकी, पेड़ों की कटाई सीधा, पेड़ों की कटाई घटाती है आपकी वर्षा। पेड़ों की कटाई से क्या घट जाती है, वर्षा कम होने लगती है। थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। पेड़ों की कटाई का सीधा प्रभाव हमारे पायतन पर पड़ता है। पेड़ों की कटाई से मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है। पेड़ मृदा के अपरदन व भू संलग्न को रोकते हैं, जिससे बाढ़ और सूखे की तीव्रता में कमी आती है। पेड़ों की कटाई से वर्षा की मात्रा में कमी आती है, जिससे सूखा पड़ने की संभावना बढ़ती है। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक का उपयोग करना पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इससे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही पुनः चक्रण किया जा सकता है, अतः लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है। आसपास के वातावरण में पशुओं पौधों के संबंध में के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिक विज्ञान। पारिस्थितिक जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें जीव समुदाय का उससे वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया था।
पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, याद रखें। 57 क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? तो अर्नेस्ट हैकेल ने की थी। सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल द्वारा प्राणी विज्ञान शास्त्री ने 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। इकोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों ओइकस हाउस घर और लोसक स्टडी अध्ययन से मिलकर बना है। निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता? अजैविक नहीं है, नहीं वो जैविक है। तो देखिए पौधे जैविक है, वायु अजैविक है, पानी अजैविक है, मिट्टी अजैविक है। पौधे कैसे हैं? अजैविक है। तो अजैविक के रूप में नहीं माना जाता, मतलब जैविक के माना जाता है, तो पौधे। अगला लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। जीवाणु के जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को क्या कहा जाता है? जैविक कारक कहा जाता है। याद रखो, जैविक घटक जीवित चीजें हैं जो एक पारिस्थितिक तंत्र को आकार देती हैं, जो किसी अन्य जीव की आबादी या पर्यावरण को प्रभावित करता है। जैविक कारकों का मानव जीवन पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अगली वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे, इसमें अभी पहला चैप्टर हुआ है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। केवल मुश्किल से 50 या 60 क्वेश्चन के आसपास हैं, लेकिन 60 क्वेश्चन कम से कम 600 क्वेश्चन के बराबर कार्य करेंगे। जितने भी ये दिए हुए उष्णकटिबंधीय वगैरह, ये पेपर में कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। इस वीडियो को कई बार आप देखना और समझना और याद जरूर करना। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ईवीएस की। नमस्कार दोस्तों।